हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल्स। तो सर्कल्स आपने बचपन की क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बेसिक नॉलेज आपको अच्छे तरीके से है कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। तो ये सब पॉइंट्स मैं दोबारा नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा 9th क्लास के अंदर आपने कुछ पर्टिकुलरली थ्योरम्स पढ़ी थी जो कि ऑब्वियसली आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप क्लास 10th को और ईजिली कर सकें, राइट। तो मेन हमारा टारगेट है सर्कल जो क्लास 10th में आता है उसके अंदर मुझे रिक्वायर्ड है कि एग्जैक्टली एक टैंजेंट क्या होता है। तो एक टैंजेंट क्या है, अगर ये मेरा सर्कल है एट द सेंटर ओ, तो टैंजेंट कोई भी एक ऐसी लाइन है जो मेरे सर्कल को टच कर रही है ओनली एंड ओनली एट वन पॉइंट। वाई वन पॉइंट? क्योंकि मुझे पता है सर्कल एग्जैक्टली क्या होता है। सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट जिसको हम लोग उसका सेंटर कहते हैं। तो जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं, जितने भी जिससे सर्कल बना है वो सारे के सारे इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, जिसका नाम हम लोग देते थे रेडियस। तो टैंजेंट एग्जैक्टली क्या होता है? टैंजेंट हमारा कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि सपोज इस पॉइंट को टच कर रही है, राइट। तो ये अगर ए बी है तो ये मेरा टैंजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है। तो क्लास 10th के अंदर आपने टैंजेंट से रिलेटेड ही कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर आज मेनली हम लोग सबसे पहली थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पर्सनली आई फील सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि सर्कल्स काफ़ी टफ चैप्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। एक दो थ्योरम जो आप यूजुअली ज्योमेट्री अंदर करते हो वैसे आप थ्योरम्स पढ़ोगे और उसके बेस के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड सर्कल्स के अंदर बेस्ट पार्ट यही होता है, मैक्सिमम जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आपको बोला गया है कि एनसीईआरटी से पेपर ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, तो सर्कल्स में टफ कुछ बचा ही नहीं है। एनसीईआरटी से पेपर आने का मतलब होता है ऑल इन ऑल आपको काइंड ऑफ एक क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो माय सजेशन विल बी आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ो, इनके थ्योरम्स अच्छे से करो एंड उन थ्योरम को जैसे ही आप सच में समझ जाओगे तो मुझे नहीं लगता सर्कल्स का कोई भी एक ऐसा एक भी क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आएगा समझ। तो क्लास 10th की सर्कल्स में सबसे पहली थ्योरम मुझे कहती है द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मुझे पता है सर्कल क्या होता है, मुझे पता है टैंजेंट्स क्या होता है। एन एक्सटर्नल पॉइंट इज नथिंग बट एक कोई भी ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बाहर है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, पॉइंट मतलब पॉइंट। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि एक सर्कल के बाहर है, जो कि आप देख सकते हो मेरी फिगर के अंदर पॉइंट पी जो है मेरे सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया एक्सटर्नल पॉइंट का। तो थ्योरम मुझे कहती है अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टैंजेंट्स जा रहे हैं और मेरे सर्कल को टच कर रहे हैं, तो उन दोनों टैंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो ये तो थी बात थ्योरम्स की, बहुत आसान सा है कि दो मेरे को टैंजेंट्स दिख रहे हैं जो एक ही पॉइंट से आ रहा है, मतलब मेरे टैंजेंट्स जो है वो इक्वल है। बट अगर हम थ्योरम पढ़ रहे हैं तो मुझे उसका प्रूफ भी करना आना चाहिए, राइट। तो अगेन एक ज्योमेट्री का चैप्टर है तो आपकी प्रेजेंटेशंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपको मार्क्स गेन करवाने में। तो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा कि मेरे पास गिवन क्या है, मुझे क्या प्रूफ करना है, हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। तो गिवन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है। तो एग्जैक्टली गिवन के अंदर क्या है मेरे पास कि एक सर्कल है विथ सेंटर ओ एंड हैविंग टैंजेंट्स। उसके पास दो टैंजेंट्स है, कौन से? एक है पी ए और दूसरा है पी बी। तो मुझे गिवन में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन पता थी। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है कि मेरे जो टैंजेंट्स की लेंथ है वो इक्वल है। दैट मीन्स जब भी आप यहाँ पर टू प्रूव कर रहे हो या कुछ भी वैल्यूज़ लिख रहे हो तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स नहीं लिखी जाती है। तो आपकी ज्योमेट्रिकली क्या लिखना होगा हमें कि मेरे पी ए जो है वो पी बी के इक्वल होगा। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ऑब्वियसली मेरे पास ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ एक फिगर है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपनी थ्योरम को जो है वो प्रूव कर सकूं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जॉइन पी ओ ए एंड ओ बी।
तो मैंने क्या करा, अपनी पीओ को ज्वाइन कर दिया। आई होप यू नो हमेशा कंस्ट्रक्शन जो है वो डॉटेड लाइंस में शो करते हैं। तो पीओ को ज्वाइन किया, एओ को ज्वाइन किया, दिस इज पॉइंट ए, तो मैंने एओ को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से पॉइंट बी है तो मैंने ओ बी को भी ज्वाइन कर दिया, राइट। तो अब मुझे थोड़ा सा फिगर के अंदर कुछ तो मिल गया है कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं। मे बी मैं ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर कर टेंजेंट्स जो है वो इक्वल प्रूव कर दूँ, और कुछ इसी तरीके से हम उसको करने भी वाले हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, ये तो फिगर से पता चल रहा है कि भाई मुझे इन्हीं दो ट्राइंगल्स के बीच में खेलना है ताकि मेरा पी ए और पी बी इक्वल आ जाए। बट ऑब्वियसली अगर आपको पुरानी अपनी क्लासेस याद है, 9th याद है, 7th याद है, तो आपको याद होगा अगर मुझे ट्राइंगल के अंदर दो लेंथ को अगर इक्वल प्रूव करना है तो आई कैन यूज द मेथड ऑफ शोइंग कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन द टू ट्राइंगल्स। अगर कॉन्ग्रुएंट मैंने इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली मेरे CPCT से पी ए और पी बी भी इक्वल आ जाएंगे। तो अब मुझे गेम पता चल गई कि मुझे उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए कोई भी 3 सिचुएशंस हम ऐसे ही ढूंढते थे, राइट। तो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये है AO और ये है OB, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ भाई होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई हैं सर्कल के, राइट। PO और PO जो है वो कॉमन है, तो ये भी इक्वल पार्ट आ गया। अब तीसरी चीज़ क्या है मेरे पास, अब अगर आपको याद हो तो मेरे पास कौन कौन सी वो होती थी, एक होता था SAS, एक होता था SAS, एक होता था ASA और एक होता था RHS। तो इनमें से कोई भी फिगर देखूं अगर मुझे SSS प्रूव करनी है, मेरे पास दो साइड्स आ चुकी है पैर के अंदर, बट मुझे PA और PB तो प्रूव ही करना, तो इट कैन नॉट बी यूज बाय SSS। SAS की बात करूँ तो क्या मेरे पास SAS है, वो आप चेक करो, क्या मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इसकी भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज़ ASA, एक ही एंगल नहीं पता तो दो कहाँ से लेकर आऊँ, और बचा हमारे पास RHS। तो अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था, अगर टैंजेंट से और जो मेरा सेंटर है वहाँ से अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो दैट मीन्स मेरा एंगल ऑफ PAO इज इक्वल टू एंगल ऑफ OBP, राइट। रीजन, लाइन ज्वाइनिंग द tangent फ्रॉम सेंटर। Am I right? तो मेरे को हमारे पास 3 सिचुएशंस मिल गई हैं। अब एग्जैक्टली ये कौन से क्राइटेरिया के लिए बैठता है, तो 90 डिग्री के अंदर आपको पता होगा भाई, सबसे पहले तो हम लोग RHS प्रूव करने की कोशिश करते हैं। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, और साइड कोई भी साइड अगर मेरी प्रूव्ड है तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ अगर ये मेरा 90 डिग्री है तो डेफिनेटली मेरा PO जो होगा वो हाइपोटेन्यूज है, जो कि मुझे इक्वल मिल गया है। उसके अलावा मेरे पास एक साइड है AO और OB, तो मतलब मेरा RHS क्राइटेरिया जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो बाय, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो बाय RHS क्राइटेरिया triangle PAO is congruent to triangle PBO, राइट। अब ये दोनों अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो मुझे पता है कि बाय CPCT PA और PB भी इक्वल होंगे एंड हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना था कि जो मेरे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जाते हैं सर्कल के ऊपर वो दोनों इक्वल है, और वो मैंने बाय द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट थ्योरम के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी। उसने मुझे बोला है इस फिगर के अंदर एंगल ATO इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स मुझे ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, और मुझे फाइंड करना है एंगल AOB, दैट मीन्स दिस एंगल। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली काफ़ी तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, चाहे आप ट्राइंगल्स के मेथड्स यूज़ करो, चाहे आप सर्कल के मेथड यूज़ करो, चाहे आप क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो। बट क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर सर्कल्स है तो मैं इसको सर्कल्स की तरह से स्टार्ट कर दिखा रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे ऑब्वियसली वैसी ही फिगर है जैसी फर्स्ट थ्योरम के अंदर थी, मतलब कहीं ना कहीं हम कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर सकते हैं, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, राइट।
तो अब देखो एग्जैक्टली मुझे अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा, बिकॉज आई नो कि CPCT से दोनों एंगल्स इक्वल है। और ये एंगल मुझे कैसे पता चलेगा, एंगल AOT, क्योंकि वो एक ट्राइंगल का है, तो जिसके दो एंगल्स मुझे पता है, तीसरा एंगल आई कैन फाइंड विद हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करके, इन ट्राइंगल ATO एंगल ऑफ ATO प्लस एंगल ऑफ TAO प्लस एंगल ऑफ AOT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। रीजन बीइंग ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब वैल्यूज पुट करो, ATO आई एम गिवन विथ 40, TAO मुझे 90 ना भी गिवन होता तो मुझे पता है, और AOT मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू है 180। तो मुझे मिल गया है AOT जिसकी वैल्यू आ रही है 50 डिग्रीज, राइट। अब मुझे पता है अगर AOT निकल गया तो मुझे यहाँ पर ये इक्वल मिल जाएगा, बट अगेन मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती हूँ कि वो CPCT से इक्वल है, तो आई हैव टू अगेन प्रूव कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल है। तो नाउ इन ट्राइंगल ATO एंड BTO मुझे पता है कि जो साइड्स हैं AO वो इक्वल है OB के, बिकॉज ऑफ रेडियाई है वो दोनों एक सर्कल के। TO कॉमन जा रहा है, और अब सर्कल्स के अंदर मैंने थ्योरम पढ़ ली है, तो मेरा TA जो होगा वो TB के भी इक्वल होगा। रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। तो अब मेरे पास तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, मतलब बाय SSS क्राइटेरिया जो मेरे ट्राइंगल्स थे दैट इज ATO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTO, मुझे पता चल गया। तो देयरफॉर एग्जैक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर जो मेरा एंगल है AOT विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ क्या है TOB, राइट, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ही ली थी दैट इज 50 डिग्रीज। और यहाँ पर मुझे निकालना है एग्जैक्टली एंगल AOB। तो AOB एंगल किससे बना हुआ है, AOT और TOB से। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। इन्हीं दोनों को मैंने तोड़ दिया बेसिकली AOB को इन दिस एंड दिस, और उसमें जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी तो 50 + 50 उसकी वैल्यू आ गई है 100। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली बेस्ड था हमारे फर्स्ट जो थ्योरम थी, और उसका आंसर हमने निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं CP एंड CQ आर टैंजेंट्स टू अ सर्कल। तो CP और CQ आर गिवन एज टैंजेंट्स विथ सेंटर O, ARB इज अनदर टैंजेंट टचिंग द सर्कल एट R। तो मेरे पास ARB एक और टैंजेंट है। इफ CP इज इक्वल टू 11 एंड BC इज इक्वल टू 7, तो मेरे पास CP की वैल्यू गिवन है 11 सेंटीमीटर, और BC दैट इज इतने की वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है BR, राइट। गिवन टू प्रूव मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचती है, बट आई वुड सजेस्ट आपको ज़रूर करना है, राइट। तो अब अगेन मुझे BR चाहिए। अगर ध्यान लगाओ तो सर्कल्स का चैप्टर है, फॉर नाउ मैंने सर्कल्स की सिर्फ एक थ्योरम पढ़ी है, दैट इज कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे दो टैंजेंट्स जा रहे होंगे सर्कल के ऊपर तो वो दोनों टैंजेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर मुझे BR निकालना है मतलब उसका वैसे ही पेयर का एक और मुझे टैंजेंट निकालना है जो कि कॉमन पॉइंट से निकल रहा होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो BQ भी एक टैंजेंट ही है एक तरह से, राइट। अगर मेरा CQ एक टैंजेंट है तो BQ जो उसका पार्ट है वो भी एक टैंजेंट होगा, और वो अगर मैं देखूँ तो मेरा अगर एक्सटर्नल पॉइंट B हम काउंट करें तो मेरा BR और BQ भी इक्वल जाएगा विद द थ्योरम आई हैव लर्नड इन द चैप्टर सर्कल्स, राइट। अब मतलब अगर मुझे BQ मिल जाए तो भाई मैं BR भी निकाल दूंगी। अब BQ कैसे निकालें, बाकी दोबारा से जाते हैं। अब BQ किसका पार्ट था, BQ था मेरा CQ का पार्ट था, उसके अंदर से मुझे CB की वैल्यू गिवन है, और CQ का एक ऐसा ही पार्टनर मुझे गिवन है CP जिसकी मुझे वैल्यू पता है, राइट। तो अगेन अगर आप देख पा रहे हो तो एग्जैक्टली मुझे BQ की वैल्यू बहुत ईजिली मिलने वाली है और उसी से मुझे BR मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली मेरे जो PC होगा, जो ट्राइंगल जो हमारा सर्कल था उसके जो टैंजेंट्स है PC
इज इक्वल टू सी क्यू, राइट। रीजन, मेरे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है ये, एम आई राइट। तो पी क्यू और मेरा पी सी जो है वो इक्वल है, सॉरी पी क्यू और मेरा सी क्यू जो है वो इक्वल है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी गिवन है मुझे, 11 गिवन है, राइट। अब सी क्यू की अगर मैं बात करूं तो सी क्यू जो होगा पार्ट, सी क्यू को मैं तोड़ कैसे सकती हूँ टेंजेंट्स को, सी क्यू इज इक्वल टू सी बी प्लस बी क्यू, एम आई राइट। अब सी क्यू की मेरे पास वैल्यू है 11, सी बी की वैल्यू मुझे गिवन है 7, तो बी क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, बी क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल रही है, 11 माइनस 7 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मैंने बात करी थी भाई, अगर मुझे बी क्यू मिल गया तो मुझे आर बी भी इक्वली मिल जाएगा, तो बी क्यू इज इक्वल टू आर बी। अगेन रीज़न क्या होगा हमारा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, चाहे एक क्वेश्चन में आपको 10 बार ही एक ही थ्योरम यूज़ करनी है, बट आपको हर टाइम आपके रीज़न ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा और प्रॉपरली करना पड़ेगा, राइट। तो बी क्यू और आर बी भी मुझे इक्वल मिल गया, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई है, बी आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर। ईजी क्वेश्चन था, बस स्टेप्स 2 या 3 थे, तो आपको समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट ईजी क्वेश्चन था, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्लस उतना ही ज़्यादा इजी भी है। तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते थे, 2 ऐसे सर्कल जिनका एक कॉमन सेंटर है, राइट। तो वो सेंटर है ओ एंड ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्वियसली बड़े वाले सर्कल का रेडियाई इज गिवन एज 5 एंड छोटे का 3 गिवन है। From an external point P, tangents PA and PB are drawn to this circle. If AP is 12, find BP. तो मुझे ये tangents गिवन है PA और PB, और मुझे AP की वैल्यू गिवन है कि उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और मुझे निकालनी है BP। अब ओवर इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, अच्छा AP भी एक टैंजेंट है तो वो 12 सेंटीमीटर है, PB भी एक टैंजेंट है, कॉमन पॉइंट है, तो BP भी तो 12 होगा, बट दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। वाई? क्योंकि मेरा AP जो है वो बड़े वाले सर्कल का टैंजेंट है, पर मेरा PB जो है वो छोटे वाले सर्कल का टैंजेंट है। अगर मुझे एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन चाहिए तो मुझे सर्कल भी कॉमन चाहिए, दो अलग सर्कल के टैंजेंट्स हम इक्वल नहीं प्रूव कर सकते, राइट। तो मतलब कोई और गेम चलनी है इसके अंदर, तो पहले तो देख लेते हैं मुझे क्या क्या गिवन है। तो बेसिकली एक मुझे AP गिवन है जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, एम आई राइट। फिर मुझे गिवन है बड़े सर्कल का रेडियस इज 5, मतलब AO की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे सर्कल का इज 3, दैट इज OB जो होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना है एग्जैक्टली PB। अगेन काफ़ी आसान है, बस हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके देखनी है, दैट इज जॉइन PO। जैसे ही PO ज्वाइन होएगा आपकी एक बड़ी फेमिलियर सी फिगर बन जाती है जो कि आपको सॉल्व करनी आराम से आती है, राइट। तो पहले देखते हैं इन ट्राइंगल, ये मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब इन ट्राइंगल AOP, अब इसको आप लोग अगेन कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास सर्कल कॉमन नहीं है। तो AOP को अगर मैं ट्राइंगल को देखूँ तो मुझे इसके अंदर AO पता है, AP पता है, एंड आई नो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे उससे PO मिल सकता है, राइट। और मुझे पता है जैसे मुझे PO मिलेगा तो इसके अंदर दूसरे ट्राइंगल के अंदर मुझे OB पता है, तो सिमिलरली आई विल फाइंड PB यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो AOP के अंदर आई एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, APO का हाइपोटेन्यूज इज PO। प्लीज़ ये टेढ़ा दिख रहा है, इसको हाइपोटेन्यूज मत मान लेना, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। मतलब PO का स्क्वायर किसके इक्वल है, दैट इज AP के स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो AP की वैल्यू थी मेरे पास कितनी, दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस AO मुझे गिवन है 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 दैट इज़ 169। तो यहाँ से मुझे PO मिल गया है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो PO मुझे मिल गया 13। अब वही काम करेंगे दूसरे ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल
पी ओ बी, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या मिल गया, अब पी ओ बी का कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ओ पी है, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ओ पी की स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि ये 13 है तो वो 169 हो गया, इक्वल्स टू ओ बी आई एम गिवन विथ 3 तो उसका स्क्वायर इज 9 और बी पी स्क्वायर हो गया इनको माइनस करके, तो बीपी के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 160 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मुझे बीपी कितना मिल गया है, रूट ऑफ 160। रीज़न, अगर मेरे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इसको रूट में छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको 4√10 सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर छोड़ सकते हो। क्लियर? तो मुझे बीपी की वैल्यू मिल गई, दैट इज 4√10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है बट ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया है, राइट, बट हमारा बेसिक फंडा सेम रहेगा। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है उससे 2 टैंजेंट्स जा रहे हैं सर्कल के ऊपर तो वो दोनों टैंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर एंगल B इज 90, if AD is 23, AB is 29, DS is 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। तो मेरे पास रेडियस है OP, राइट, अगर OP रेडियस है तो डेफिनेटली मेरा OQ की भी रेडियस ही होगा। अब मुझे क्या क्या गिवन है कि एंगल B जो है वो 90 है। अब फोकस करते हैं इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, राइट, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इन क्वाड्रिलेटरल QBPO, राइट, यहाँ से मुझे एंगल B जो है वो 90 पता है, राइट, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये मेरा टैंजेंट था, टैंजेंट से हमारी सेंटर पे लाइन जो ज्वाइन करती है वो भी 90 होती है। सेम गोज हेयर, OP जो है मेरे टैंजेंट और सेंटर को ज्वाइन कर रहा है तो वो भी 90 हो गया। एम आई राइट? तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा एंगल OQB is equal to angle OPB, that is equal to 90, line joining the center and point of contact is perpendicular। यही पढ़ी थी हमने थ्योरम 9th के अंदर कि जो मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन ड्रॉ होती है जो कि सेंटर को ज्वाइन करती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जब मेरे एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल 90 हो गए हैं तो मतलब चौथा भी 90 है, एम आई राइट, और उसके अंदर अगर एडजेसेंट साइड्स मुझे मिल गई है कि वो इक्वल है, वो रेडियस के इक्वल है, तो दैट मीन्स जो मेरे क्या कहते हैं उसको, जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल QBPO इज अ स्क्वायर, राइट, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि उसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है और चारों एंगल्स 90 है। तो मतलब अगर मैं देखूँ तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो अगर मुझे एक की भी वैल्यू मिल गई टैंजेंट की तो मुझे उसका रेडियस मिल जाएगा। अब आते हैं मुझे गिवन सिचुएशंस क्या है कि मेरे पूरे AD की वैल्यू इज 23, AB इज 29 और DS मुझे गिवन है 5। तो सबसे पहले छोटे टर्म पे आते हैं, DS एक टैंजेंट है तो इसका कॉमन क्या है, RD। तो मुझे पता है कि DS और RD इक्वल होंगे, कितने इक्वल होंगे, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, जिसका मतलब रीज़न क्या बनता है, क्यों? क्योंकि टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है तो वो इक्वल होंगे, राइट। अब RD मुझे मिल गया है 5 है तो मतलब AR कितना हो जाएगा, AR की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, AD माइनस RD, जिसकी वैल्यू इज 23 माइनस ऑफ 5, जिसकी वैल्यू कितनी बन गई है 18 सेंटीमीटर, राइट। अब मुझे पता है अगर AR 18 है तो AQ भी 18 होगा, वही रीज़न है, AR इक्वल्स टू AQ, रीज़न इज 18 सेंटीमीटर। रीज़न आप अपने आप बना लो कि टैंजेंट्स जो है वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रहे हैं। अब AQ भी 18 मुझे मिल चुका है यहाँ पर, तो मुझे पता है कि QB भी मेरा इजीली निकल जाएगा। तो QB क्या है एग्जैक्टली, QB इज AB माइनस ऑफ AQ,
जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 29 माइनस ऑफ 18 दैट इज 11 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना बन गया है 11 सेंटीमीटर। ईजी था, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा थे, थोड़ा सा लेंदी था प्रेजेंटेशन पे वर्क करना, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस काफ़ी कम होती है, आपकी शीट्स जो होती है बहुत लंबी होती है एग्जाम की। तो ये आर मेरा कितना आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 11 सेंटीमीटर्स। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट एट द सेम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इवन फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। बस यहाँ पर आपको टेंजेंट्स के पेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ इनसब्सक्राइब्ड इन द हेक्सागन, तो कुछ नहीं होता, हमें तो काम करने से मतलब है, राइट। तो मुझे चाहिए सबसे पहले, मुझे बोला हुआ है कि मेरे पास एक हेक्सागन है और मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। तो अगर मैं फिगर को देखूँ तो देख के इतने सारे नाम जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है उसके अंदर मैं देखकर तो प्रूव नहीं कर सकती कि ए बी सी डी ई एफ का सम और बी सी डी ई एफ ए का सम इक्वल है। तो हम वो काम करते हैं जो मुझे आता है। तो बाय थ्योरम में रीज़न एक ही बार लिख रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। आप भी एक बार लिख सकते हो। तो क्योंकि मुझे पता है बाय थ्योरम टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर अब धीरे धीरे हम लोग पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर ए को एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो उसके कौन से दो टेंजेंट्स है दैट इज ए जी इक्वल टू ए एल। तो ए जी इक्वल्स टू ए एल लिख दिया और उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। बी एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूँ तो कौन से दो टेंजेंट है, एक जी बी और एक बी एच। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक जी बी इक्वल्स टू बी एच बन जाएगा, उसको मैंने ले लिया सेकेंड इक्वेशन। सी की बात करूँ तो सी पॉइंट से कौन से दो टेंजेंट्स है दैट इज सी एच इक्वल्स टू आई सी। तो क्या बना, आई सी इक्वल्स टू सी एच लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3। डी की बात करते हैं तो कौन से दो टेंजेंट्स है, जे डी और आई डी। तो जे डी और आई डी क्या बन गया, आई डी इक्वल्स टू जे डी, जिसकी इक्वेशन मैंने लेट कर ली है 4। ई की बात करते हैं तो मेरे पास दो टेंजेंट्स है के ई और ई जे। तो के ई और ई जे भी इक्वल होंगे, वो भी हमने लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 5 लेट कर देते हैं इसको। और लास्ट हमारा बचता है एक्सटर्नल पॉइंट एफ, जिससे मेरे दो टेंजेंट्स आ रहे हैं दैट इज एफ के और एफ एल। तो एफ के और एफ एल का कहाँ बनता है, यहाँ एफ के इक्वल्स टू एफ एल, इक्वेशन नंबर 6। तो बेसिकली जितना मुझे आता था उतना तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अगर आप ध्यान दो तो जो मुझे प्रूव करना है दैट इज ए बी सी डी ई एफ जो यूज हो रहे हैं, तो ए बी क्या है, ए जी प्लस जी बी, राइट। सी डी क्या है हमारे पास, आई सी प्लस डी आई। ई एफ क्या है मेरे पास, एग्जैक्टली के ई और एफ के। बी सी की बात करें तो बी एच और एच सी। डी ई की बात करूँ तो ये रहा डी ई, जे डी और ई जे बन रहा है। और एफ ए की बात करूँ तो एफ एल प्लस एल ए बन रहा है। मतलब क्या है कहने का कि जो मुझे यूज़ करना है, मतलब जो मुझे प्रूव करना है एग्जैक्टली उन टर्म्स एक्चुअली में क्या है, वो मेरे छोटे छोटे टैंजेंट का सम बन के कुछ ना कुछ बन रहा है। तो सीधी बात है, तो मेरे पास छोटे छोटे टैंजेंट्स की सारी वैल्यूज़ है एग्जैक्टली, तो मैं उनको प्लस कर देती हूँ। तो एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 4 5 and 6, राइट। LHS पे LHS, RHS पे RHS। तो करके देखते हैं, ए जी प्लस जी बी प्लस आई सी प्लस आई डी प्लस के ई प्लस एफ के इज इक्वल टू, अब RHS की बारी दैट इज ए एल प्लस बी एच प्लस सी एच प्लस जे डी प्लस ई जे प्लस एफ एल, राइट। तो यहाँ से तो मुझे मिल गया। अब बात करती हूँ ए बी की, तो ए बी किससे बन रहा है, ए बी बन रहा है ए जी और जी बी से। तो ये रहा मेरा ए जी और ये रहा मेरा जी बी। तो ए जी प्लस जी बी को आई कैन सिंपली राइट ए बी, प्लस का साइन। सी डी क्या बन रहा है, सी डी मेरा बन रहा है सी आई और डी आई से। तो ये रहे मेरे सी आई और डी आई। तो सी आई प्लस डी आई की वैल्यू कितनी है, सी डी। प्लस ई एफ की बात करते हैं, ई एफ बन रहा है मेरा के ई और एफ के से। तो ये रहे मेरे के ई और एफ के, राइट। तो ये बन गया मेरा इनका सम एफ ई या ई एफ। अब यहाँ से इक्वल है क्योंकि आर एच एस की बात करते हैं। अब बी सी की बात करूँ तो बी सी है मेरा बी एच और एच सी। तो बी एच और एच सी मेरे ये रहे पेयर, तो इनका सम क्या है एग्जैक्टली बी सी लिख देते हैं। प्लस डी ई
डी ई क्या है हमारे पास, जे डी और ई जे का सम, तो जे डी और ई जे ये रहे, उसको मैंने लिख दिया है डी ई, प्लस एफ ए कितना है मेरा एफ एल, और एल ए का सम तो ए एल ये रहा, एफ एल ये रहा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा एफ ए। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, हैंस प्रूव्ड एंड अ बिग स्माइल, राइट। अब इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में मेनली आपको ध्यान क्या रखना होता है कि अगर मेरे पास, मुझे पता है कि ए जी ए एल के इक्वल है और जी बी बी एच के इक्वल है, बट अगर मैं इस इक्वेशन को लिख देती ए जी इक्वल्स टू ए एल, बट सेकेंड इक्वेशन में इस तरीके से लिख देती कि बी एच इक्वल्स टू जी बी, तो यहाँ पर मेरे पेयर्स नहीं बन पाते। तो आपको उन पेयर्स का ध्यान भी रखना है कि अगर एक साइड पे एक तरह के जो एक तरह की साइड्स हैं तो उसी के पेयर एल एच एस में ही रहने चाहिए। अगर वो पेयर आर एच एस में जा रहा है एक पार्ट, तो उसका पेयर आर एच एस में ही जाना चाहिए। तो इसी रीजन से मैं भी बहुत ध्यान से देख के कर रही थी, ताकि हमारी क्वेश्चन जो है बाद में गलत ना आए, जो हमारी इक्वेशन बने ही ना। मुझे चाहिए ए जी और जी बी एल एच एस पे जाए, तो मैं ए जी और जी बी को एल एच एस पर ही रख रही हूँ। मुझे पता है आई सी और आई डी अगर एल एच एस चाहिए, तो मैंने आई सी और आई डी को एल एच एस रखा। सिमिलरली अगर मुझे जे डी और ई जे आर एच एस में चाहिए थे, तो मैंने जे डी और ई जे को आर एच एस में रखा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इक्के दुक्के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, आई गेस वो आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट तो आप मुझे एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हो कि मैं उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। फॉर नाउ यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट थ्योरम जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, लेंदी क्वेश्चन हो, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन एक्सटर्नल पॉइंट और उसके दो टेंजेंट्स कौन से बन रहे हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, एंड यू विल नो कि हाँ भाई एग्जाम के अंदर अगर कुछ थोड़ा सा भी टफ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कम से कम उसको दिमाग चलाने का आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा, राइट। तो इसी नोट के ऊपर मैं अपनी आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट कर रही हूँ, वाइंड अप कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।